आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है बॉस। और जैसे एक दुश्मन को कॉलर से पकड़कर कोई खींच कर लाता हो, उसी तरह से उसे मोदी के नए भारत की एजेंसियां अमेरिका से लेकर आ गई। जिस देश में आधी रात को आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खुलवाने वाला इकोसिस्टम एक्टिव रहता हो, वहां मोदी सरकार ने रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया, लेकिन एक आतंकी का हिसाब करने के लिए। रात के 2 बजे आतंकी तहव्वुर को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब यहां से असली खेला शुरू हो चुका है, क्योंकि आज तहव्वुर से पूछताछ का पहला दिन था और तहव्वुर ने मुंह खोला तो किस किस का नाम बोला, अब ये सब जानना चाहते हैं। भाई तहव्वुर तो बोलेगा, कई राज खोलेगा, लेकिन उससे पहले ही यहां एक इकोसिस्टम में आग लगी हुई। उस इकोसिस्टम की आग दिखाऊं उससे पहले आज सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो इस देश के हर नागरिक को, पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, प्रधानमंत्री मोदी के राज में उभरा नया भारत उसका क्या हाल करेगा। यह तस्वीर आतंकी तहव्वुर राणा की है, जिसे बेड़ियों में जकड़कर देश की सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका से भारत लेकर आई। इस आतंकी के पांव में बेड़ियां थी, हाथ में बेड़ियां थी। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले आतंकी का क्या अंजाम होगा, ये तस्वीरें उसका सबूत है। दरअसल कसाब तो हमले का एक प्यादा भर था, असली खिलाड़ी तो तहव्वुर राणा है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने 26/11 हमले की साजिश में पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के लिए कड़ी का काम किया, जो इस हमले का फाइनेंसर भी था और लॉजिस्टिक भी देख रहा था, जिसने हमले से पहले की प्लानिंग को पुख्ता किया, आतंकी हमले के टारगेट सेट करने में मदद की। मतलब इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति 26/11 हमले का, वो आज भारत की कैद में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तहव्वुर राणा पर हमारे देश में पॉलिटिक्स कैसी हो रही है भाई, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। गजब गजब बातें कही जा रही हैं मोदी विरोध में। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आतंकी नहीं, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अमेरिका से कोई जेब कतरा पकड़ के ले आए हो। पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाए। मतलब इन लोगों का हिसाब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया होगा और बोला होगा कि भाई मैं वैसे तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली बहुत जबरदस्त तरीके से जीत चुका हूं, लेकिन बिहार अभी जीतना है, तो एक काम करो, उसके लिए हमको तहव्वुर लगेगा बिहार जीतने के लिए। तो एक काम करो, हमको ना ये आतंकी तहव्वुर भेज दो तुम। और ट्रंप ने कहा होगा कि ओके मैं भेज देता हूं। मतलब क्या चल क्या रहा है, ये ऐसा होता है क्या? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को फोन करते हैं कि तहव्वुर को भेज दो और वो भेज देता है, तो भैया ऐसा प्रधानमंत्री तो फिर अच्छा ही है देश के लिए। खैर, विपक्ष मोदी विरोध की इस नफरत में यह भी नहीं सोचता कि जिन अधिकारियों और एक पूरी टीम ने मेहनत की है तहव्वुर को लाने में, उन पर क्या बीती हो। ये लोग कुछ भी बोले, पीएम मोदी का फोकस क्लियर है कि राणा का मुंह खुलवाओ, आतंकवाद पर पाकिस्तान की गर्दन पकड़ो। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद पिछले 24 घंटे में जो हुआ है, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने अपने बयान में उसके पाकिस्तानी मूल के होने का जिक्र किया है, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ हैं। उधर एनआईए ने भी अपने बयान में तहव्वुर राणा के पाकिस्तानी मूल का होने का जिक्र किया है। यानी ये वो शुरुआती इशारे हैं जिससे पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया है कि वो तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर बच नहीं पाएगा। अमेरिका से लेकर भारत तक उसे याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारे पाकिस्तान के मूल का नागरिक था भाई। और पाकिस्तान तहव्वुर राणा से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, यह क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसकी कुंडली खुलेगी तो पाकिस्तान का नंबर तो आएगा। तहव्वुर राणा ने जांच में क्या क्या खुलासा किया है, वो कौन सा बयान जिससे पाकिस्तान फंस जाएगा, तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए कहां कहां जाने वाली है, आतंकी तहव्वुर ने मुंह खोला तो किस किस का नाम बोला, और मोदी विरोध में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, आज ये सब आपको इस चैप्टर में दिखाऊंगा। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। किसको लाया गया है?
अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। यूपीए के दौरान में एनआईए का गठन हुआ। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए ही। तो जितना दर्द उसके परिवार के लोगों को नहीं हो रहा है, उससे कांग्रेस परिवार और इंडिया अलायंस के लोगों को दुख क्यों हो रहा है? जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। तहव्वुर राणा से एनआईए क्या क्या सवाल कर रही है, पहले दिन जांच में तहव्वुर राणा ने किस किस का नाम ले दिया है, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले देखिए कि इस देश में पॉलिटिक्स किस लेवल पर चली गई। पीएम मोदी की नीयत को लेकर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को यह पच नहीं रहा कि तहव्वुर राणा को लाने का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को कैसे दिया जा रहा है। अरे भाई, तो उनके राज्य में आया तो क्रेडिट क्या कीजिएगा, राहुल गांधी को दे दीजिएगा। इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता बौखलाहट में जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी तहव्वुर राणा फेस्टिवल कर रही है, कोई कह रहा है कि बिहार चुनाव में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर को फांसी से बीजेपी को फायदा होगा, कोई कह रहा है कि सफलता यूपीए सरकार की वजह से मिली, किसी ने कह दिया कि राणा आ गया 15 लाख रुपए नहीं आए, कोई कह रहा है कि तहव्वुर राणा को लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो आपकी सफलता से खींचे रहते हैं, चिड़े रहते हैं। इसमें क्या है, बेटा आईएएस बन गया तो बन गया, इसमें क्या है, टॉपर रहे तो क्या है, ये नहीं करके दिखा रहा वो। यही खींच है विपक्ष की, क्योंकि वो पीएम मोदी को राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं पा रहे। तो इस बौखलाहट में लगातार चुनाव हारने की ये टेंशन है कि इतने सारे नैरेटिव बनाने के बाद भी जनता का भरोसा पीएम मोदी पर बना हुआ है। तहव्वुर राणा के भारत आने पर कांग्रेस नेताओं के बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले, और उसमें भी कन्हैया कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार वही जेएनयू वाले जो अब आजकल पहले लेफ्ट में होते थे, वामपंथी थे, अब जाके कांग्रेस से सट गए क्योंकि वहां दुकान चली नहीं। जब कन्हैया कुमार से तहव्वुर राणा के भारत आने पर सवाल पूछा गया तो कन्हैया राणा में नहीं बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार ने अमित शाह पर हमला बोल दिया। कह रहे हैं कि अमित शाह को लाज है, थोड़ी भी आंख में शर्म है, बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिए। तहव्वुर राणा पे सवाल हो रहा है, कन्हैया कुमार जवाब दे रहे हैं अमित शाह और अमित शाह के बेटे पे। जरा एक बार सुनिए, फिर लाज और शर्म कन्हैया कुमार को क्यों आनी चाहिए, जरा वो बताओ। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है, अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना, थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को, है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं कि अमित शाह में लाज है, बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिए। ये जेएनयू के पढ़े हुए हैं, सोचिए आपका हमारा कितना पैसा बर्बाद किए। इनको यह भी नहीं पता कि आईसीसी का चेयरमैन ऐसे फोन उठा के बोल देने से कोई नहीं बन जाता है। आईसीसी के अलग अलग देश जो हैं वो सदस्य हैं और वो चुनते हैं चेयरमैन को। और अगर बेटे को कोई भी कुछ भी बनवा सकता है तो एक बेटा तो आपकी पार्टी में भी है जो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, जो कुछ नहीं बन पा रहा है आगे जाकर। यही ना बीजेपी कहती है कि उनका राहुल गांधी का रॉकेट ही लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उनको भी बनवा के दिखाइए। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना पूरे देश की कामयाबी है, लेकिन कन्हैया कुमार को इसमें अमित शाह की चाल दिख रही है कि वो मुद्दों से भटका रहे हैं। इसके लिए कन्हैया कुमार ने कह दिया कि अमित शाह को लाज आनी चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार के इस बयान से इंडी गठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कन्हैया कुमार का बयान ठीक नहीं है। कन्हैया कुमार की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। कन्हैया को अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कन्हैया को अपना बयान वापस लेना चाहिए। यानी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो इस मामले में अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कन्हैया कुमार के बयान को सही नहीं मान रहे। और कन्हैया कुमार का हाल ऐसा है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। पूछा गया तहव्वुर राणा पर, कन्हैया अलग ही सुर लगा बैठे। जिस लाज और शर्म की बात कन्हैया कुमार कर रहे हैं, क्या वो खुद शर्मिंदा फील करते हैं? भाई लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो इंसान भारतीय सेना पर छिछले आरोप लगा सकता है, तब कन्हैया कुमार को लाज नहीं आई थी जब भारतीय सेना पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाते थे
और कहते थे कि भारतीय सेना जो है वो कश्मीर में महिलाओं के साथ रेप करती है, तब लाज नहीं आ रही थी इनको। सुनिए, आपको उनका बयान याद दिलाता हूं। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तब लाज नहीं आई थी जब आर्मी को कह रहे थे कि वो महिलाओं का बलात्कार करती है कश्मीर के अंदर? कन्हैया कुमार को तब भी लाज नहीं आई थी क्या, जब जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे? तब लाज आई थी कि नहीं आई थी? कन्हैया कुमार इसी तरह से सनसनी बटोरते हैं। उसी तरह से तहव्वुर राणा के सवाल पर अमित शाह पर हमला करना भी उनकी पॉलिटिक्स है। उनको लग रहा है कि किसी बड़े आदमी को टारगेट करूंगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार कई बार बहक चुके हैं। आज राहुल गांधी को जननायक बताने वाले कन्हैया कुमार कभी कांग्रेस को लपेटते थे। कन्हैया ने कहा था कि देश को बर्बाद करने के लिए एक ही कांग्रेस काफी है। तब लाज नहीं आई जब वही उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठे और वो पार्टी ज्वाइन की। सुनिए कन्हैया कुमार का पुराना बयान। उनको पहचानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर रूलिंग क्लास कौन है। एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। आज उसी कांग्रेस में बैठे हुए हैं क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स इस देश में खत्म हो चुकी है, तो चले गए उधर जाके सट गए। इसमें लाज नहीं आई। क्या कांग्रेस पर दिए गए इस बयान पर कन्हैया को लाज नहीं आती? लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, क्या कन्हैया ने यही सब सीखा? लोग पूछ रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू का नाम खराब कर दिया क्या? क्योंकि जो नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि बिहार का पानी लूटा जा सके, तो क्या ही पढ़ाई किए होंगे जेएनयू में? मतलब उनके हिसाब से सड़क इसलिए बनाई गई ताकि पानी बिहार का लूटा जा सके। सुनिए कन्हैया का वो बयान। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। ये इनकी समझ है बॉस कि सड़कें इसलिए बन रही हैं ताकि बिहार का पानी लूटा जा सके। क्या बोलिएगा, इतना पैसा लगता है जेएनयू में टैक्स पेयर का, उससे ये प्रोडक्ट निकल रहा है कि सड़कें इसलिए बनती हैं ताकि वहां पानी लूटा जा सके। कन्हैया कुमार अकेले नेता नहीं है जो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी कन्हैया कुमार के बयान की निंदा कर रही, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत तहव्वुर राणा के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा के जरिए बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तहव्वुर को बिहार चुनाव के समय फांसी दी जाएगी जिससे बीजेपी को फायदा होगा। मतलब इस देश में अदालतें बीजेपी के हिसाब से चलेंगी कि एक काम कीजिए, इतने दिन में लोअर कोर्ट में कर दीजिए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और बिहार के पहले दे दीजिएगा फांसी। क्या मतलब, कुछ भी। इसी तरह की बात अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी भी कर रहे हैं। जरा दोनों को सुनिए एक बार। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से लेना। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से लेना। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार। ये जो बीजेपी है ना, वो हर चीज़ चुनाव से जोड़ती है।
ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। एक एक चीज को वेटिंग पे रखा हुआ है ना। बीजेपी हर चीज को इलेक्शन में यूज करती है। आप कुछ पूछ लीजिए, बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है, बीजेपी झूठ भर के वोट लेना चाहती है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी जा रही है। विपक्ष के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए अब एक आतंकी की जरूरत पड़ रही है, और वो भी वो आराम से कह रहे हैं कि एक काम करो ट्रंप, भेज दो आतंकी को, मुझे बिहार जीतना, और उन्होंने भेज दिया। अजीबो गरीब लॉजिक चल रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली चुनाव जीती, तो क्या किसी आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीती, क्या यह सब आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या ये सब जानते हैं कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए आतंकी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, काम पर वोट मिल जाता है। तिकड़म लगाने की जरूरत विपक्षी की पार्टियों को पड़ रही है, जो राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं। अगर किसी को चुनाव में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कांग्रेस को है, इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों को है। जो विपक्ष के नेता आज आतंकी की फांसी को चुनाव से जोड़ रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि इस देश में आतंकियों के नाम पर कैसे कैसे राजनीति हुई। खुद को आतंकियों का हमदर्द बताने की रेस लगती थी। वोट बैंक के लिए बड़े बड़े आतंकियों के नाम के आगे जी लगाया जाता था। और क्या किसी आतंकी को फांसी देने से वोट मिल जाता है? क्या इस थ्योरी का फैक्ट चेक करके आपको बताता हूं। भाई अभी इसी 26/11 का एक आतंकी कसाब, उसको फांसी हुई थी। आपको याद होगा कसाब को फांसी हुई थी। कसाब को फांसी कब हुई? कसाब को फांसी हुई थी जब हुई थी 21 नवंबर 2012, तब कसाब को फांसी हुई थी। यूपीए की सरकार थी उस वक्त। नवंबर 2012 से फेब 2013 के बीच, इसके बीच कसाब की फांसी के बाद 4 चुनाव हुए। 4 चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस, जिसके राज में कसाब को फांसी हुई थी, उस 4 में से 3 चुनाव हारी। तो अगर किसी आतंकी को फांसी दे देने भर से अगर वोट मिलने लगते तो क्यों हारी? भाई दिसंबर 2012 में गुजरात हारी, और उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड हारी। त्रिपुरा और नागालैंड हारी। ये 2013 में ये दोनों हारे और ये 12 में। तो क्यों 3 चुनाव हार गए आप? अगर कसाब को फांसी देने के बाद आपको वोट क्यों नहीं मिला? पूछिए। इंडी गठबंधन की कोशिश यही है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का क्रेडिट कहीं से मोदी को ना मिल जाए, और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के नेता तो बयान दे ही रहे हैं, वो नेता भी बोल रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। जैसे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की बुनियाद तो यूपीए सरकार ने रखी। सुनिए कपिल सिब्बल को। यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया। और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली और आज तहव्वुर राणा यहां है। मतलब जिस राज्य में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में तहव्वुर राणा लाया गया, ट्रंप से बात हुई, उसके बाद यह सब हुआ, उन नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनके समय में कुछ प्रयास भी हुआ था जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो क्रेडिट कांग्रेस को जरूर मिल जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता तो तहव्वुर राणा पर सेंटिमेंटल भी होते दिख रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तहव्वुर राणा को इंसाफ का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि जैसे कसाब को वकील दिया गया था, वैसे ही राणा को भी वकील मिले और पूरे लीगल प्रोसेस के साथ उसे सजा दी जाए। भारत में कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में
कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता का बयान सुनिए, ऐसा लग रहा कि कहीं तहव्वुर राणा निर्दोष ना हो, उसको गलत तरीके से फांसी वासी ना हो जाए। अरे भाई, सब प्रक्रिया से ही होगा। उसको अमेरिका में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, दोषी है वो, आरोपी नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए सरकार मुंबई हमले के आरोपियों को सजा दिलाने में कितनी एक्टिव थी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार इतने ही गंभीर थे तो इस तरह की खबरें नहीं छपी होती। 2008 में मुंबई हमले के बाद एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मुंबई अटैक के दौरान राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी कर रहे थे। यह खबर एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी। अब आप सोचिए कि कांग्रेस देश की सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी गंभीर थी। कोई कन्हैया कुमार से पूछे, लाज आती है कि नहीं ऐसे रिपोर्ट्स देखकर। आप यह भी देखिए कि मुंबई अटैक के बाद भारत पर बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। जनता की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुंबई अटैक के एक साल बाद ही 2009 में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनमोहन सिंह वॉशिंगटन गए थे। वहां पर मनमोहन सिंह से यही सवाल किया गया था कि दबाव के बाद भी पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया, क्या यह ठीक फैसला था? इस पर मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने दबाव का सामना किया और पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया और यह एकदम सही फैसला था। सुनिए तब के प्रधानमंत्री को। Well, let me say there was enormous pressure on me at that time. I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was unbalanced. यानी इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो ये मान रहा है कि 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद मेरे पे प्रेशर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सही फैसला लिया कुछ नहीं करके। मुंबई हमले के वक्त यूपीए सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही थी। ना हमला रोक पाई, ना गुनहगारों को पकड़ पाई, पाकिस्तान को ना सबक सिखा पाई। और पीएम मोदी आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर आए तो उस पर भी कांग्रेस के नेता क्रेडिट लूटने के लिए धक्का मार गए। हट, मुझे लेने दो क्रेडिट। आप देखिए कि विदेश से भारत के दुश्मनों को लाने में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। ये आंकड़े ही सारी कहानी बता देंगे। अगर आप देखेंगे कि प्रत्यर्पण को लेकर क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रत्यर्पण किसके समय में कितने प्रत्यर्पण हुए, 2008 से 2013 के बीच में कुल कितने प्रत्यर्पण हुए, 16। यह यूपीए की सरकार का बता रहा हूं। और अब आप देखिए 2019 से 2024 के बीच में कितने प्रत्यर्पण हो चुके हैं, जिसमें 2 साल कोरोना भी था। 23 प्रत्यर्पण हो चुके हैं अपराधियों के। यह फर्क है दोनों सरकारों के बीच। तहव्वुर राणा की बात करते हुए विपक्ष के नेता यह भी पूछ रहे हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े गैंगस्टर को मोदी सरकार कब लाएगी। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े अपराधी हैं जिनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके प्रत्यर्पण की अर्जी यूके को दी जा चुकी है। पिछले साल दिसंबर में ही G20 की मीटिंग के दौरान खुद पीएम मोदी ने यूके के पीएम से इन्हें जल्द से जल्द, यानी नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कहा था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की अर्जी अमेरिका को दी गई है। जहां तक खालिस्तानियों की बात है, भारत ने कनाडा से लखबीर सिंह लांडा और अर्शदीप सिंह जैसे खालिस्तानियों के प्रत्यर्पण की अर्जी भी लगा रखी है। अक्टूबर 2024 में ही MEA ने खुद बताया था कि भारत ने कुल 26 खालिस्तानियों की रिक्वेस्ट कनाडा को दी हुई है, लेकिन उसमें से केवल 5 पर कनाडा ने एक्शन लिया है और यह भारत की रिक्वेस्ट करीब 1 दशक से पेंडिंग है। यानी ट्रूडो की शह न मिलती तो इन खालिस्तानियों का हिसाब भी हो चुका। यानी आपराधिक क्राइम से जुड़े भगोड़े हों या गैंगस्टर या आतंकी, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को नुकसान पहुंचाने वाले हर अपराधी को भारत लाने की कोशिश कर रही। तहव्वुर राणा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे प्रत्यर्पण करके दूसरे देश से यहां लाया गया है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार कई वांटेड लोगों को पकड़कर लाई। जैसे साल 2020 में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को साउथ अफ्रीका से गिरफ्तार किया गया, सेनेगल से उसे भारत लाया गया, वो 200 केसेस में वांटेड था। इसके अलावा साल 2015 में दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा राजन को इंडोनेशिया से लाया गया था। साल 2018 में ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम में क्रिश्चियन मिशेल को UAE से लाया गया। ये वो बड़े नाम हैं जो मोदी सरकार के वक्त विदेश से लाए गए। तहव्वुर राणा पर राजनीति के चैप्टर के बाद आपको बताता हूं कि NIA की रिमांड में तहव्वुर राणा क्या क्या राज उगल सकता है या उगल रहा है। सबसे पहले आपको कल रात की वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जब तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया।
तहव्वुर राणा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां थीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम थी और इस काफिले में पुलिस की वैन थी। माना जा रहा है कि एक सामान्य कैदी के तौर पर तहव्वुर राणा को इसी वैन में लाया गया। कल रात को करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि मुंबई हमले से जुड़ी एक बड़ी साजिश का सच सामने लाने के लिए राणा से पूछताछ की जाएगी, इसलिए एनआईए को राणा की कस्टडी सौंप दी गई। तहव्वुर राणा अब अगले 18 दिन तक एनआईए के रिमांड में रहेगा। तहव्वुर राणा से क्या क्या सवाल होंगे इसकी भी लिस्ट तैयार है। जैसे 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन क्या थी, 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा तुम इंडिया क्यों आए थे, भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां कहां मिले। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भारत में भी इसके कौन कौन साथी हैं वो पता चलेगा। डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो, उसको फेक वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो और हाफिज से तुम्हारी पहली बार मुलाकात कब और कहां हुई थी। तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी, मदद करने के बदले में लश्कर ने तुम्हें क्या दिया। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है। टारगेट पर हमले की इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है। आईएसआई की प्लानिंग क्या थी, जिन जगहों पर हमले हुए वही टारगेट थे या भारत के कुछ और निशान टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए। हमलों में आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है। क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी थी। यानी तहव्वुर राणा जैसे जैसे जवाब देगा, भारत में उसके साथी, आईएसआई के साथी, पाकिस्तान के साथी एक्सपोज होंगे और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। तहव्वुर राणा से पहली दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। खबर है कि एनआईए जांच के दौरान तहव्वुर राणा को मुंबई ले जा सकती है। उसे उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां वो साल 2008 में हमले से ठीक पहले गया था। तहव्वुर राणा से किस तरह पूछताछ हो रही है, उसके एनआईए हेडक्वार्टर में कैसे उसे रखा गया है, इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। खबरों के मुताबिक दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर पर राणा को रखा गया है। उसे 14x14 के स्पेशल सेल में रखा गया है। सेल में सीसीटीवी लगा हुआ है, बेड है, टॉयलेट है। तहव्वुर राणा से आज सुबह 10 बजे पूछताछ शुरू हुई। एनआईए के इंटरोगेशन रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एनआईए हर दिन तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। वो जो भी बताएगा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। वो कस्टडी के दौरान नुकसान न पहुंचाए खुद को, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तहव्वुर राणा जैसे आतंकी को अमेरिका से भारत लाना आसान नहीं था। इसमें कई खतरे थे क्योंकि तहव्वुर राणा वो आतंकी है जो पाकिस्तान के सारे राज खोल सकता है, इसलिए उसकी जान को बड़ा खतरा था। तहव्वुर राणा को सुरक्षित अमेरिका से लाने के लिए टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा चलाया गया। राणा को अमेरिका से लाने के लिए स्पेशल टीम भेजी गई। इस टीम में एनआईए के अधिकारी और एनएसजी कमांडोज थे। राणा को एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में लाया गया। दावा किया जा रहा है कि उसे सुरक्षित लाने के लिए पूरे रास्ते एनआईए के अधिकारी उसका हाथ पकड़कर बैठे हुए थे ताकि वो खुद को कोई चोट ना पहुंचा सके। फ्लाइट के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरे ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही थी। जब उसे दिल्ली लाया गया तो यहां भी सिक्योरिटी से जुड़े लोगों को फोन किए गए ताकि किसी की तरह की कोई जानकारी, उन जो सिक्योरिटी के लोग थे उनसे फोन ले लिए गए ताकि किसी को कोई जानकारी लीक ना हो सके। मीडिया से दूरी बनाने के लिए उसे एयरपोर्ट से दूसरे गेट से नॉन ट्रांसपेरेंट जेल वैन से ले जाया गया। यानी कुल मिलाकर जब तक तहव्वुर राणा एनआईए हेडक्वार्टर नहीं पहुंच गया तब तक देश की सुरक्षा एजेंसियों ने चैन की सांस नहीं ली। अब एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा अपनी जुबान खोलेगा तो बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब अमेरिका के न्याय विभाग ने एक खुलासा किया है जिसके मुताबिक तहव्वुर राणा ने मुंबई अटैक के दौरान मारे गए लश्कर आतंकवादियों की तारीफ की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली से कहा था कि भारत के लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। राणा ने कहा था कि मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। निशाने हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। यानी इस तहव्वुर राणा की नजर में वो आतंकी पाकिस्तान के सैनिकों से कम नहीं थे। हालांकि उसका थॉट प्रोसेस ठीक ही है क्योंकि वहां पे सैनिक जो है वो आतंकी ही टाइप है। लेकिन आप उसकी सोच देखिए, उसको लगता था कि भारत में लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, ठीक हो रहा है। उसकी पैठ सोचिए सेना में वहां कितनी थी पाकिस्तान में। इसलिए तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सिर्फ उसे सजा दिलवाने का काम नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान के रोल को भी बेनकाब करेगा और पाकिस्तान के जो प्यादे भारत में हैं उनका भी चेहरा सामने आ सकता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। आगजनी, हिंसा, बवाल। ममता बनर्जी के बंगाल में पब्लिक से लेकर पुलिस तक सेफ नहीं है क्या? बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ का वो तांडव जिसे देखकर रूह कांप जाएगी, ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब उसका चैप्टर।
वक्फ संशोधन कानून को इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ नया हथियार बना लिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का केंद्र पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है, जहां सीएम ममता बनर्जी की नाक के नीचे वक्फ कानून के नाम पर आगजनी हो रही। बीजेपी तो दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल को ढाका बनाने की कोशिश शुरू हो गई है, बीजेपी आरोप लगा रही है। और ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को ममता सरकार का मौन समर्थन मिल रहा है, यह भी आरोप लग रहा है। जैसे आप देखिए, एक तरफ सड़क पर आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल का सिलसिला लगातार बंगाल में जारी है। वक्फ की आड़ में भगवा झंडों और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। ममता के मंत्री इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यह भी बीजेपी आरोप लगा रही है। और बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है। बंगाल कैसे वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर बनता जा रहा है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बंगाल की क्या हालत हो गई है, कैसे वहां हिंसा हो रही है, उसकी एक झलक देखिए। खानकाहों को छीना जा रहा है और हमारे दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, बंगाल की आगजनी हो रही है, सड़क पर गजबी हंगामा और तमाशा चल रहा है। मुर्शिदाबाद में पिछले 3 दिन से विरोध के नाम पर यह हिंसा हो रही है, लेकिन आज तो मुर्शिदाबाद जल उठा। जहां जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने जगह जगह आगजनी कर दी। भीड़ नेशनल हाईवे पर उतरी तो जो भी सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। पहले सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, इसके बाद आगजनी का दौर शुरू हो गया। सरकारी बसेस को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रक और बाइक्स को जला दिया गया। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि पुलिस वालों को देखकर भी नहीं भागी भाई, उनको डर ही नहीं पुलिस का, बल्कि उल्टे पुलिस पर हमला कर दिया भीड़ ने। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मुर्शिदाबाद ना हो, जंग का मैदान हो। जरा सुनाइए वैसे क्या क्या तस्वीर। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लग रहा है पता नहीं बंगाल है कि कहीं बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई। हर तरफ आगजनी और गोलियों की आवाज, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनकी आवाज, इस तरह से पूरा इलाका दहल उठा। सबसे ज्यादा तनाव शमशेरगंज, सूती और धुलिया इलाके में है। इन इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पाकुड़ से जो रोड बंगाल जाती है उस पर नाकेबंदी कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में नेट बंद कर दिया गया है, यानी इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी ज्यादा ही जोश में दिख रहे हैं। पुलिस का भी डर नहीं है ऐसा लग रहा है। ममता बनर्जी के मंत्री भी लोगों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून वापस नहीं होने पर कोलकाता को ठप कर देने की धमकी दे दी। 10-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए कैसे वक्फ बिल के नाम पर भड़काने का खेल चल रहा है और खुद ममता सरकार के मंत्री कर रहे हैं। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। यानी ममता बनर्जी के ही मंत्री कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।
सिद्दीकुल्ला चौधरी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो कुछ हो रहा है उससे ममता बनर्जी बहुत खुश हैं। सुनिए आप। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। ममता बनर्जी के मंत्री के बयान से तो यही लग रहा है जैसे बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर चल रहा है ममता बनर्जी का सपोर्ट उसे हासिल है। वो खुद ही कह रहे हैं, अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है कि भाई उसमें वो सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सीएम ऑफिस खुश है, संतुष्ट है। बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बैकअप मिला हुआ है। 3 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्तियों को बचाएगी। उसी के बाद से बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं। बंगाल में मचे हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ बस पर लगे भगवा झंडे को जबरदस्ती उतरवा रही है और वहां कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं। वीडियो में बस ड्राइवर के चारों तरफ ढेर सारे मुसलमान प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब ड्राइवर भगवा झंडा हटाता है तो प्रदर्शनकारी खुशी से चिल्लाते हैं। सुनिए एक बार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि इस्लामवादी प्रदर्शनकारियों ने बस ड्राइवर पर दबाव डाला कि वो भगवा झंडा हटा दे। उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि एक बस ड्राइवर जो अपना काम कर रहा था उसे कथित तौर पर दबाव डालकर भगवा झंडा हटाने के लिए मजबूर किया गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि और ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है क्या। इस घटना पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सब खुद सीएम ममता बनर्जी करवा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि दोषी होगा, इसमें कौन नहीं दिख रहा है? कैमरे पे तो सब दिख रहे हैं, कहां दोषी को ढूंढने में दिक्कत क्या आ रही है? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो ममता बनर्जी से यह तक पूछ लिया कि कोलकाता क्या ढाका हो गया है क्या? सुनिए। ये आज हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। बीजेपी लगातार ऐसे वीडियोस जारी कर रही है जिसमें प्रदर्शनकारियों की भीड़ उत्पात मचाती दिख रही है, जिनके आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि ममता के राज में अब हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल का एक और वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक एक कार को तोड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो हमलावरों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो सांतरागाछी का है। वक्फ विरोध के बहाने हिंदुओं की कारों को तोड़ा जा रहा है। अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि जिन गाड़ियों पर महादेव के स्टिकर लगे हैं उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और यह सब ममता बनर्जी की अगुवाई में हो रहा है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट का एक सेंटर कोलकाता भी बना हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली गई। कानून को संविधान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की गई और कानून को वापस लेने की मांग की गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बड़े आराम से बैरिकेडिंग पार की और कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे 7 पॉइंट को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जब पूछा गया कि बिल का विरोध कर क्यों रहे, तो सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। सुनिए जरा छात्रों को। क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी खानकाहों को छीना जा रहा है और हमारे दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। मुस्लिम लोगों को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लोगों को जलील करने के लिए ये जो केंद्र सरकार है एक एक्ट पास किया है, इससे हम लोगों का बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। मुसलमान को जलील करने के लिए हो रहा है। इसके पहले मतलब जब तक वक्फ एक्ट नहीं चेंज हुआ था तो मुसलमान जो है वो 7वें आसमान पे था, इसका मतलब। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ऐसा क्या किया जो वायरल हो गया। पहले अमित शाह, पीएम मोदी, सीएम योगी को लेकर वो एक्शन जो अखिलेश यादव को सोने नहीं देगा क्या,
अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 10 सालों की मेहनत से काशी पूरी तरह बदल चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पूरा शहर चमक रहा है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे उत्सव में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और प्रयागराज में हुए दिव्य और भव्य महाकुंभ के बाद यह पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा था। इस दौरे के साथ ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुके हैं और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का 50 बार दौरा किया। बीजेपी का दावा है कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री रहे किसी भी नेता ने अपने संसदीय क्षेत्र का 50 बार दौरा नहीं किया। इसलिए आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव भी दिखा और काशी के कायाकल्प का संकल्प भी नजर आया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की एक झलक देखिए, फिर आपको सीएम योगी को लेकर अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या इशारे में कह दिया जो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा देगा, वो भी दिखाऊंगा। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी हमार हो, हम काशी का है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। क्या मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई का सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी कैसे वाराणसी के विकास की रफ्तार को आज टॉप गियर में डालने पहुंचे थे, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जो बता रही है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से कितना जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले वाराणसी में पिछले दिनों हुए गैंगरेप की घटना पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम से पिछले दिनों एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप पर सवाल जवाब किए। काफी देर तक हुए सवाल जवाब के दौरान पीएम मोदी ने इस मामले के सभी दोषियों पर सख्त एक्शन का निर्देश दिया और इस तरह की घटना दोबारा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। पुलिस कमिश्नर ने पीएम मोदी को गैंगरेप के इस केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट दी और बताया कि मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी के कैफे को सील कर दिया गया है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना 15 दिन पहले की है। आरोप है कि 29 मार्च को 23 आरोपियों ने 18 साल की एक एथलीट का गैंगरेप किया और फिर उसे सड़क पर फेंक कर चले गए। पीड़ित बदहवास हालत में घर पहुंची और 2 दिन तक बेहोश रही थी। लेकिन पीएम मोदी को यह बात याद थी और उन्हें इस बात की चिंता थी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह घटना हुई है, इस पर क्या एक्शन हुआ। तो वो जैसे पहुंचे सबसे पहले वहीं एयरपोर्ट पर उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट ले ली कि बताओ भाई क्या किए। यानी एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने इस घिनौने कांड पर संवेदनशीलता दिखाई और वाराणसी पहुंचते ही प्रशासन को टाइट भी कर दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एंड पार्टी को देखिए जो लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आज भी जब पीएम मोदी ने गैंगरेप की इस केस की रिपोर्ट तलब की तो अखिलेश यादव पॉलिटिक्स से बाज नहीं आए। इसके बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करने लगे। सुनिए जरा। कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है कि पीएम ने क्यों अधिकारियों से पूछ लिया क्या एक्शन हुआ है। शायद वो भूल गए कि एक जमाना ऐसा भी था
कुछ सरकारें ऐसी भी थी, कुछ नेता ऐसे भी थे जो बोल दिया करते थे रेप के बाद लड़कों के लिए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज की डेट में कम से कम ऐसी सरकार है जो पूछ तो रही है कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया, कड़ी से कड़ी सजा दो, लड़के हैं, गलती हो जाती, ये नहीं चलेगा। जो अखिलेश यादव सोते जागते केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी की डबल इंजन सरकार के पटरी से उतरने के सपने देख रहे हैं, उनके सारे सपने आज नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से टूटते लगे, क्योंकि आज पीएम मोदी के वाराणसी दौरे में सीएम योगी के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री फिर नजर आई। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को कमल छतरी गिफ्ट में दी और पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से मंच पर ही सीएम योगी के हाथ में मौजूद कमल छतरी से कमल के फूल को खिलाकर दिखाया और इशारा कर दिया कि 2027 में भी यूपी में कमल की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहने वाली है। यह गिफ्ट पीएम मोदी के लिए बेहद खास था, क्योंकि इसे वाराणसी की रजिस्टर्ड जीआई टैग वाली काष्ठा कला से तैयार किया गया। यह जीआई टैग क्या होता है, जिसमें पीएम मोदी की पहल पर यूपी नंबर 1 हो चुका है, यह भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि आज भी वाराणसी के विकास के लिए पीएम मोदी ने कैसे खजाना खोल दिया। पीएम मोदी ने वाराणसी को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात दी। आज पीएम मोदी ने 1,629 करोड़ रुपए के 19 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसमें जल जीवन मिशन से जुड़ी 345 करोड़ की 130 ग्रामीण पेयजल योजनाएं शामिल हैं। 50,000 घरों के 3,25,000 लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने 2,255 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले पिछले 11 सालों में वाराणसी को स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। जो जाता है वाराणसी वो खुद ही कहता है भाई कि भाई एकदम पलट गई है तस्वीर, वाराणसी चमक गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये परियोजनाएं वाराणसी को कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्पोर्ट्स के मामले में देश के सबसे विकसित शहरों में लाकर खड़ा कर देंगे। साथ ही वाराणसी में कारोबार के भी नए पंख लगेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि काशी अब भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे का केंद्र बन चुकी है काशी। 10 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार सुनिए। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है